सभी साथियों को एक बार नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारी रख पा रहे हैं। एक बार के लिए मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि मेरी आवाज प्रॉपर ढंग से आ पा रही है या फिर नहीं आ पा रही, ताकि अपन आगे चलें, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। देखिएगा, अपन लोग प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने मरुस्थल तक छोड़ा था। आज अपन भौतिक प्रदेश का जो बचा हुआ भाग है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बात आती है अरावली पर्वतीय प्रदेश की। देखिएगा, सबसे पहले आपकी चीजें हालांकि आपने पढ़ रखी हैं, अब तो केवल रिवीजन मात्र अपना चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर अपन बात करें, पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि अरावली किसका अवशेष आता है। मैं पूछूं अरावली टेथिस सागर का अवशेष है क्या? आप कहेंगे नहीं, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? आपका उत्तर आएगा 9% क्षेत्रफल पर। लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। और अरावली का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की श्रृंखला। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर आएगा चोटियों की श्रृंखला। इसके बाद फिर बात आती है अरावली की तुलना किससे करते हैं? अरावली की तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। यानी अपन यूं कहें कि अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है वो भी प्राचीन पर्वत है, अरावली भी प्राचीन पर्वत है। अरावली के समकालीन पर्वत अपलेशियन। ध्यान देना, अगर आपसे आ जाए कि हिमालय की तुलना, क्योंकि शब्द आ सकता है ऐसा, हिमालय की तुलना की जाती है, तो आपका उत्तर बनेगा हिमालय की जो तुलना है ना, ये की जाती है आल्पस पर्वत से। हिमालय की तुलना किससे की जाती है? तो आपका उत्तर आएगा आल्पस पर्वत से की जाती है। जबकि अरावली की तुलना की बात कर रहे हैं अपन, ये आपका अपलेशियन से। अवशेष किसका है? तो अपनी बात आई गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका? गोंडवाना लैंड का। बिल्कुल आपकी जयपुर से राम राम स्वीकार है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आता है कि लो, इसे क्या पेट में दर्द है भाई? अब बात करते हैं तो अरावली का उत्पत्ति कौन से काल में हुई? ध्यान दीजिएगा, कई प्रकार के काल आते हैं, तो अरावली की उत्पत्ति ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। मान लेते हैं कि प्री कैम्ब्रियन ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? कैलिडोनियन युग कर देंगे। क्या कर देंगे? कैलिडोनियन युग के अंदर अरावली की उत्पत्ति हुई है। साथियों गौर कीजिएगा, अरावली की उत्पत्ति कौन से काल या कल्प में हुई? तो आप कहेंगे प्री कैम्ब्रियन काल में या प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंदर अरावली की उत्पत्ति होती है। और अभी जैसा कि आपको बताया कि बाई चांस अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे सर अरावली की जो उत्पत्ति है ये आपका कौन से काल में हुई? ये होती है अरावली की उत्पत्ति कैलिडोनियन काल में। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। अरावली चट्टाने इसमें कौन सी हैं? इसमें आद्य महाकल्प की चट्टाने, आर्किन युग की चट्टाने, बोले तो काफी प्राचीन चट्टाने। बात आती है अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? आप कहेंगे अरावली 13 जिलों के अंदर विस्तृत है। कितने जिलों में? 13 जिलों के अंदर अरावली विस्तार है। अरावली की उत्पत्ति के युग का बात आती है तो अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी 65 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। बात आती है अरावली का पिता किसे कहते हैं? अपना उत्तर बनेगा अरावली का पिता, अरावली की मूल कहें, अरावली की जड़ कहें, तो आपका उत्तर आएगा अरब सागर जो है इसे अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली की जड़ कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, अरावली का जो मूल या जड़ है ये कहां से स्टार्ट होती है? अरब सागर में मिनिकाय द्वीप है, यहां से आपका स्टार्ट होती है। अब ये मत कर देना अरावली का पिता अरब सागर है तो माता बंगाल की खाड़ी। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि अरावली का पिता कौन? तो आप कहेंगे अरब सागर। अरावली के विस्तार की दिशा की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम से अरावली कहां तक जाती है? आप कहेंगे उत्तर पूर्व तक जाती है। दक्षिण पश्चिम में कहां से? तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होती है, पालनपुर से। और उत्तर पूर्व में कहां तक जाती है? उत्तर पूर्व में दिल्ली की रायसीना हिल्स तक अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक है। बात आती है इसके बाद में अरावली के विस्तार की दिशा अगर आपसे पूछी जाए, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली की दिशा किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। लेकिन आपसे पूछा जाए अरावली की ऊंचाई की बात करें चाहे अरावली की चौड़ाई की बात करें, अरावली की ऊंचाई में भी इधर से इधर कमी हो रही है, अरावली की चौड़ाई में भी इधर से इधर क्या हो रही? कमी। लेकिन बाई चांस एग्जामिनर कमी नहीं पूछ के और वर्धी पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर वो वर्धी पूछ लेता है तो ध्यान दीजिएगा, अरावली जो है इसकी वर्धी उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली की वर्धी किधर से किधर? तो अपना उत्तर आएगा उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली की वर्धी किधर से किधर होती है? तो आपका उत्तर आएगा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखिएगा मेरी बात, अरावली के विस्तार की दिशा की बात आई तो आप कहेंगे अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई
इनमें क्रमशः कमी होती है। कमी की बात आए तो सेमी डायरेक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर वृद्धि की बात आए तो उत्तर पूर्व से लेके और जैसे जैसे आप दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं वैसे वैसे क्या होती है, तो आप कहेंगे वृद्धि होती है। इसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं अपन, तो अपने पास आएगी बात, विश्व में पर्वत निर्माण के कई प्रकार के युग माने जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक पुराना युग आता है प्री कैम्ब्रियन युग, फिर एक गैप आ जाता है, उसके बाद फिर एक पर्वत निर्माण का युग आता है जिसे अपन कैलेडोनियन युग कहते हैं, फिर एक गैप आता है, फिर एक युग आता है हर्सिनियन, फिर एक गैप आता है, फिर एक युग आता है अल्पाइन। लेकिन अपनी बात आती है कि अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में मानी जाएगी, आपका उत्तर आएगा प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। यह सबसे प्राचीन पर्वत है। इस आधार पर अपने सामने एक तथ्य बन गया कि अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में गिना जाता है। हालांकि विश्व का प्राचीन वलित पर्वत तो अपलेसियन भी है, लेकिन अपन यहां पे अरावली की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अरावली विश्व का प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली क्या है, तो आप कहेंगे अरावली विश्व का प्राचीन वलित पर्वत है। चलें आगे अपन चलते हैं। अब देखिएगा जिसके बाद में जैसे आगे चलते हैं अपन, तो बात आती है अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपका उत्तर क्या आएगा, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर के अंदर है। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे, आप कहेंगे सर उदयपुर के अंदर अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है। न्यूनतम विस्तार की बात आती है, आप कहेंगे अजमेर के अंदर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर में है, लेकिन अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पे है, आप कहेंगे सर सिरोही के अंदर आती है। और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो अजमेर के अंदर आती है। अरावली में सर्वाधिक गैप की बात आती है कि सबसे ज्यादा गैप कहां पे मौजूद है, तो आपका उत्तर आएगा अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, लेकिन सर्वाधिक हाइट कहां पे है, अपना उत्तर आएगा सर्वाधिक हाइट सिरोही में। सबसे ज्यादा विस्तार अलग, सर्वाधिक हाइट अलग, लेकिन सबसे कम विस्तार कहां पे, अजमेर में। और बात आई सबसे कम ऊंचाई भी कहां पे, तो भी आपका उत्तर आएगा अजमेर के अंदर ही। अरावली की कुल लंबाई कितनी आती है, 692 किलोमीटर आती है। अरावली का विस्तार कहां से चलता है, गुजरात के पालनपुर से चलता है, फिर अपने राजस्थान में आता है, और राजस्थान से गुजरते गुजरते ये आपका दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है, यहां तक अरावली फैली हुई है। इसके बाद आगे बात आएगी कि अरावली की कुल लंबाई आपको बताया भी 692 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई कितनी, 692, और राजस्थान में अगर आपसे पूछी जाए 550 किलोमीटर है। अब टोटल लंबाई 692, राजस्थान में कितनी है, 550 है, तो कुल लंबाई का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, अपना उत्तर बनेगा कुल लंबाई का अपने राजस्थान में 80% आ जाता है। कितने प्रतिशत आ जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान का अरावली की कुल लंबाई जितनी भी है, इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में 80% आ जाता है। बात आती है राजस्थान में 80% आ जाता है, कहां से चल रही है, गुजरात के पालनपुर से कहां तक जा रही है, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जा रही है। और टोटल लाइन जो 692 किलोमीटर है, इस 692 किलोमीटर में से 692 किलोमीटर में से राजस्थान में कितनी है, तो याद रखिएगा 550 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 550। याद रखिएगा मेरी बात, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है, 692, राजस्थान में लेंथ कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 550। बात कर रहे हैं कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक क्या फैली हुई है, आप कहेंगे अरावली फैली हुई है। चले आगे अपन चलते हैं। आगे क्या बात आती है, आगे आती है कि राजस्थान में लंबाई कितनी, तो 550 किलोमीटर आपको याद रखनी है। बात आती है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे 930 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने क्या कहा कि राजस्थान में लंबाई 550 है, और ये राजस्थान में लंबाई कुल लंबाई का कितना है, लगभग 80% आ जाता है। बात यहां पे आ रही है, और राजस्थान में लंबाई 550, औसत हाइट कितनी है, अरावली की एवरेज जो ऊंचाई है वो 930 है। बात आई 930, अरावली की चौड़ाई में वृद्धि कहां पे होती है, तो अपना उत्तर आएगा उदयपुर में। और अरावली के समानांतर गुजरने वाला एनएच कौन सा, 8 है। हालांकि वो एक अलग बात है कि अब 8 का नाम बदल दिया गया है, अब 8 नहीं रह करके 848 भी हो गया है, यानी कई से किसकी धाराएं हैं, धाराओं का नाम है, कई से किसकी शाखाएं हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में तो आप 48 कह सकते हैं इसको। अरावली के समानांतर गुजरने वाला जो एनएच है वो आपका 48 है। अरावली के समानांतर बहने वाली नदी अगर पूछ ली जाए तो आपका उत्तर क्या आएगा, बनास है। अरावली के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी, अपना उत्तर आ जाएगा बनास। बात आती है आगे कि अरावली की विशेषताओं को लेकर के अगर अपन बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रश्न बड़ा ही अच्छा बन रहा है। क्या प्रश्न बन रहा है, गौर करेंगे तब पता चलेगा। नंबर 1 पे बात आती है, अरावली विश्व का क्या है, अरावली विश्व का प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली क्या विश्व का
आप कहेंगे प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वत है। ध्यान देने वाली बात है, अरावली विश्व का क्या है, तो आप कहेंगे प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वत है। गौर करना मेरी बात के ऊपर, मैंने कहा कि अरावली क्या है, यह विश्व का प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वत है। अब वलित का मतलब आप क्या समझेंगे, वलित का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो चट्टानें, दो प्लेटें आपस के अंदर टकराएंगी तो वहां पर फोल्डिंग का काम होगा, और अरावली ऐसी क्रिया से बना है। अगली फिर बात आ रही है, गौर कर लेना मेरी बात, अरावली वलित तो है, वलित में कैसा, प्राचीन है कि नया है, प्राचीन है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, प्राचीन क्यों है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। कौन से युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली बना है। बात आई अवशिष्ट भी है, यानी पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो आप कहेंगे सर पहले इसकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा थी। धीरे धीरे लगातार अपरदनात्मक शक्तियों के कारण घिसते 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 वर्तमान में कितनी बच गई, 930 बच गई। आप क्या कह सकते हैं, जब 930 बची गई तो ये अवशिष्ट पर्वत है, ये अवशिष्ट अरावली वलित पर्वत है। क्या अरावली भ्रंशोत्तत पर्वत है, नहीं। क्या अरावली हॉर्स्ट पर्वत है, नहीं। क्या अरावली ज्वालामुखी पर्वत है, नहीं। अरावली घर्षित है, अरावली अवशिष्ट है। याद रखना, अरावली वलित भी है, घर्षित भी है, अवशिष्ट भी है, प्राचीन भी है। आगे बात करते हैं अपन, अरावली पश्चिम मरुस्थल में, पश्चिम मरुस्थल का जो पूर्व में विस्तार होता है उसको रोकने का काम करती है। अरावली बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक करके पूर्वी राजस्थान में बारिश करवाने का काम करती है। राजस्थान के सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला भौतिक विभाग यही है, बोले तो वन्य जीवों की अधिकता यहां पे है। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि जैव विविधता में संपन्न है। किसमें संपन्न है, तो आप कहेंगे जैव विविधता में संपन्न प्रदेश है। इसके बाद फिर बात आती है, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला क्षेत्र है। अब यहां पे अगर आ जाता राजस्थान की सभी नदियां यहां से निकलती हैं तो बात गलत हो जाती। यहां पे आ क्या रहा है कि सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला क्षेत्र है। आप यहां पे अधिकांश शब्द लिख सकते हैं कि अधिकांश नदियों के उद्गम वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा अधिकांश नदियों के उद्गम वाला जो क्षेत्र है वो आपका अरावली है। यानी राजस्थान की अधिकांश नदियां कहां से निकलती हैं, तो आपका उत्तर आएगा अरावली से निकलती हैं। यानी सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा अरावली है। और राजस्थान में धात्विक खनिजों की दृष्टि से जो आपका संपन्न प्रदेश है वो भी कौन सा है, अरावली है। धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश कौन सा, तो आप कहेंगे अरावली है। अगली बात फिर क्या आएगी कि अरावली राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकती है क्या, बिल्कुल रोकती है। अगर मरुस्थल का जो विस्तार है अरावली नहीं होती तो निश्चित रूप से मरुस्थल पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता ही चला जाता, लेकिन अरावली है जो इसको रोक रही है। क्या अरावली बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा करवाएगी, बिल्कुल करवाती है। अरावली अरब सागर की मानसूनी हवाओं के समानांतर है, इसलिए राजस्थान में अरब सागर की हवाओं से वर्षा नहीं होती है। भाई कोई भी मानसूनी हवाएं आएंगी तो उनके लिए तो अवरोध चाहिए रास्ते में, तभी तो जाके बारिश होगी, लेकिन अरावली तो उनके समानांतर है, इसलिए अरब सागर से आने वाली हवाओं से राजस्थान में वर्षा नहीं होती, और होती है तो बहुत कम होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह इनका समानांतर होना। आगे फिर गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, अरावली की विशेषताओं बात कर रहे हैं। राजस्थान में धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। धात्विक में संपन्न क्यों है, क्योंकि यहां पे आप जानते होंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो अपन कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहां पे पाई जाती हैं। अरावली में खनिजों की विविधता है, आपको देखा, इसीलिए तो अरावली को क्या कहते हैं, राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। भाई खनिजों का भंडार घर किसे कहा जाता है, झारखंड को, क्योंकि वहां पर खनिजों का भंडार है। भौतिक आकृति कही जाए तो आपका छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और पर्वत पूछा जाए तो अरावली प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरावली राजस्थान में एक वाटर डिवाइडर का काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जल विभाजक रेखा है। इधर अरावली जा रही है, इधर वाली नदियों का अपना अलग प्रवाह है, इधर वाली नदियों का अपना अलग ही प्रवाह है, तो ये जल विभाजक का काम कर रही है। अरावली सिंधु नदी और गंगा नदी के मैदानों को अलग करने का काम करती है। इधर से सिंधु नदी का मैदानी तंत्र आ गया, इधर से गंगा का आ गया। चूंकि अरावली तो दिल्ली तक फैली हुई है ना, तो ये गंगा का मैदान, ये सिंधु का मैदान। अरावली वन्य जीव और वनस्पति की दृष्टि से संपन्न है। राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली से निकलती हैं, और अरावली राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ये वाली बात आपको ध्यान में रख लेनी है। यानी राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम कौन करती है, तो आपका उत्तर आएगा अरावली करती है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का काम कौन करती है, तो आपका उत्तर क्या आएगा,
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का जो काम है वो आपका अरावली करती है। कौन करती है? अरावली। याद रखेंगे इतनी चीजें? रखेंगे सर, क्यों नहीं रखेंगे, याद तो रखनी पड़ेंगे। बस 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 रखने पड़ेंगे तो रख लो भाई साहब। हाँ भाई, यहां तक हो गए, चलें आगे, चलते हैं। हाँ जी, चलें आगे, चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बात आएगी अपनी, अरावली की अन्य विशेषताएं क्या क्या है। तो आप देख पा रहे हैं, अरावली सघन वनस्पति वाला क्षेत्र, ये बात याद रखनी है। अरावली सर्वाधिक वनों का विस्तार वाला भौतिक भाग है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थों की बहुतायत वाला भाग है। सर्वाधिक धात्विक खनिज आगन्य चट्टानें सीम है। आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है, सांसी कथोड़ी को छोड़ करके भील मेणा आदि आदि इसमें पाए जाते हैं। आगे बात आ रही है कि अरावली जो है इसे अपन कितने भागों में बांटते हैं। आपका उत्तर आएगा, अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर पे अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अब ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि कौन सी अरावली है ये ऊंची है, ये दक्षिणी अरावली ऊंची है। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। इधर वाली अरावली ऊंची, क्योंकि जैसे जैसे आप दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, डेफिनेटली है ऊंचाई क्या होती चली जाएगी, ऊंचाई कम होती हुई चली जाएगी। तो याद रखिएगा, ये आपका उत्तर अरावली 450 मीटर आ जाएगा, मध्य अरावली लगभग 700 मीटर है और दक्षिण अरावली 1000 मीटर। अरावली के कितने भाग हो गए? 3। अगर यहां आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। यहां अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोराई जी आ जाती है। और यहां अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिएगा, यहां अगर आर्बुद प्रदेश बोले तो माउंट आबू वाले क्षेत्र में पूछा जाए तो गुरु शिखर ही है। और बात करें गुरु शिखर के अलावा अगर आपसे उदयपुर वाले क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो आप कौन सी बताओगे? मेवाड़ वाले क्षेत्र में कौन से बताओगे? जरगा बताओगे और कौन से बताओगे? आगे देखिएगा, अब बात आती है अपने, तो अपने पास अरावली के भाग कर लिए। अरावली के भाग कितने किए? तो आप कहेंगे 3 किए। एक किया उत्तरी अरावली, एक किया मध्य अरावली, एक किया दक्षिण अरावली। एक उत्तर अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। चलें आगे, चलते हैं आगे। फिर बात आती है अपनी, तो याद रखिएगा यहां पे एक बात आती है, उत्तरी अरावली के अंदर चोटियां कौन कौन सी हैं। आपको एक चोटी याद कर लेनी, बाकी सीधा सीधा आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। नंबर 1 पे याद रखना, रघुनाथगढ़ कहां पे? सीकर में। ये 18 चोटियां याद करवाऊंगा मैं आपको। इन सबको कोई जरूरी नहीं, इनकी हाइट नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। आपको सीधा सीधा सा एक चोटी याद कर लेनी है, रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली की। और रघुनाथगढ़ जो उत्तर अरावली की चोटी है, याद रखिएगा उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। उत्तर अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है। इसके बाद में आगे चले तो उत्तरी अरावली में मालखेत आ जाता। प्रश्न आ जाए कि कौन सी अरावली में, तो वह आपको ध्यान देना है। आगे लोहारगढ़ की बात करें झुंझुनू में, भोजगढ़ की बात करें झुंझुनू में, खो की बात करें जयपुर के अंदर आता है, बहरांच की बात करें अलवर में आता है, एक बाबाई झुंझुनू में भी आता है और एक बाबाई वाला जो पर्वत है जयपुर अलवर के सीमावर्ती भाग में भी आता है, दोनों ही। आगे बात करते हैं बिलाली कहां पे? अलवर में। बेराट कहां पे आता है? जयपुर के अंदर। भानगढ़ कहां पे आता है? अलवर में। ऊंचाई याद करने की कतई आवश्यकता नहीं, केवल एक की कर लीजिएगा, रघुनाथगढ़ जो आपका कितनी है? 1055 मीटर है। कितने मीटर है? तो आप कहेंगे 1055 मीटर आती है। आगे फिर आप बात करेंगे तो अपने पास बनेगा कि सर मध्य अरावली के अंदर,
कौन से अरावली में? मध्य अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर आएगा मध्य अरावली में जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका गोरम जी या फिर मोराई जी जिसे कहा जाता है, ये सबसे ऊंची चोटी है 933 मीटर की। कितने मीटर की? 933 मीटर। कितने मीटर? आपका उत्तर आएगा 933। मध्य अरावली में तारागढ़ आती है और मध्य अरावली में नाग पहाड़ आता है। मध्य अरावली में कौन सी आती? तारागढ़। और मध्य अरावली में कौन सा आता? नाग पहाड़। याद रखेंगे था। नंबर 1 पे गोराम जी या फिर जिसे टोडगढ़ कहते हैं या फिर जिसे मोराई जी कहते हैं, ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद में आप बात करते हैं तो अपने पास आ जाती है कौन सी? आप कहेंगे सर दक्षिण अरावली की चोटियां आ जाती हैं। और दक्षिण अरावली की चोटियों में याद रखिएगा, सीधा सीधा सा प्रश्न क्या बनेगा अपना, दक्षिण अरावली की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो कौन सी आएगी? गुरु शिखर आएगी। अब गुरु शिखर आप जानते हैं दक्षिण अरावली के अंदर 1722 मीटर ऊंची चोटी है, 5 मीटर का मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा दत्तात्रेय भगवान का। कुल मिला के आप कहेंगे 1727 मीटर ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के बाद में शेर है दक्षिण अरावली में, दिलवाड़ा दक्षिण अरावली में, जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, धोनिया है, ऋषिकेश है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है, ये सारी की सारी कहां पे आती हैं? तो आप कहेंगे दक्षिण अरावली में आती हैं। नाम याद कर लेना, ये दक्षिण अरावली की चोटियां दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा चोटी, ये सारे दक्षिण। बात आती है डोरा पर्वत, ये भी दक्षिण अरावली का आता है। इसराना बाखर, ये भी दक्षिण अरावली का आता है। रोजा बाखर, ये भी दक्षिण अरावली का आता है। और जारोल बाखर, ये भी दक्षिण अरावली का आता है। डोरा पर्वत कहां पे? याद रखिएगा जालोर में है। बन सकता है प्रश्न, डोरा पर्वत कहां पे? तो भाई साहब याद रखिएगा जालोर में। इसराना बाखर कहां पे? जालोर में। रोजा बाखर कहां पे? जालोर में। अभी तक याद नहीं होने, अब मैं याद करवाता हूं, याद रखिएगा। चलो रे, इसको तो हटा ही देते। अब देखो, अब आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ध्यान देना, जो जो बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ 2 बार बोल लेना। महत्वपूर्ण चोटियां 18 चोटियां याद करवाऊंगा, इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। नंबर 1 पे याद करिएगा, गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही। ये लास्ट वाला कम ही सही 3 बार बोलना है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही। बस गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही। गुरु से गुरु शिखर, बात करते हैं से शेर दिल से, दिलवाड़ा जरा से, जरगा आशा से, अचलगढ़ कम ही सही बोले तो कुंभलगढ़। नंबर 1 पे बात आती है 1722 मीटर, 1722। गुरु शिखर को कहा जाता है हिंदुओं का ओलंपस, इसे एक सर्वोच्च चोटी है, संतों का शिखर है, गुरु माथा कहा जाता है कहां पे? दक्षिणी अरावली में। कहां पे? दक्षिण अरावली। याद रखिएगा मेरी बात, गुरु शिखर बोले तो सिरोही में, हिंदुओं का ओलंपस कहा जाता है, सर्वोच्च चोटी है, संतों का शिखर कहा जाता है, गुरु माता कहा जाता है, दक्षिण अरावली में। गुरु शिखर से जस्ट नीचे आता है गुरु से बोले तो शेर, शेर कितना रे कितना, याद रखिएगा 1597। गुरु से दिल लगा के, बात जब दिल लगाने की आई तो याद रखना 1442, याद रखिएगा 1442, यानी कहने का मतलब दिल लगाने की बात आ रही तो भाई साहब याद कर लेना 1442 मीटर आ जाएगा। 14 फरवरी दिख रही होगी कोई ना कोई, याद रख लेना, दिल लगाने की बात आई तो 1442 आ गया। और जरा सी अगर चूक हो गई तो 1431, 1431, याद रखिएगा 1431, 1431। जरा सी चूक हुई तो 1431। अचलगढ़, अचलगढ़ में याद रखिएगा 1380 और कुंभलगढ़ में सीधा सीधा 1224। याद रखें 1722 से 1597, 1442 से 1431 से 1380 और आपका 1224। सबसे पहले गुरु से दिल लगाकर आशा कमी सही, कमी सही, कमी सही, कहने का मतलब गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ है। अब इसके बाद में आए वाली 6 चोटियां फिर अगली किस्त में याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा जय रघु मान लो सम ऋषि की, जय रघु मान लो सम ऋषि की, जय रघु मान लो सम ऋषि की। याद करो मेरे साथ, जय रघु मान लो सम ऋषि की, जय रघु मान लो सम ऋषि की। याद कर लीजिएगा, जय रघु मान लो सम ऋषि की, जय रघु मान लो सम ऋषि की। पहले क्या याद करना है? गुरु से दिल लगा के, गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही। यहां पे क्या याद करना है? जय रघु मान लो सम ऋषि की, जय रघु मान लो सम ऋषि की। याद रखिएगा मेरी बात। जयराज चोटी उदयपुर के अंदर है, 1090 मीटर है।
रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आती है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी 1055। मालखेत सीकर के अंदर आती है 1052। बात आती है लोहारगढ़ झुंझुनू में 1051। बात आती है संभारिया उदयपुर के अंदर 1034 और ऋषिकेश उदयपुर और सिरोही के सीमावर्ती बेल्ट में 1017। मेन बात करें तो उदयपुर में। आगे बात आती है और 6 चोटियां, तो याद रखिएगा। नंबर 1 पे अपन ने क्या पढ़ा? नंबर 1 पे पढ़ा गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही। गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही। गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही। आगे आया मान लो नहीं, सॉरी, जय रघु मान लो सम ऋषि की। जय रघु मान लो सम ऋषि की। जय रघु मान लो सम ऋषि की। लास्ट में देखना, कमल का भोजन सुंदा पर्वत पे सज्जन ओटोड खा गए। कमल का भोजन, कमल का भोजन, कमल का भोजन, याद रखना, कमल का भोजन, कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जन ओटोड खा गए। कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जन ओटोड खा गए। याद रखिएगा, कमलनाथ 1001 मीटर है, भोजगढ़ 997 मीटर है, सुंदा पर्वत 989 मीटर है, सज्जनगढ़ 938 मीटर है, टोडगढ़ आपका मध्य अरावली की चोटी 933 है और खो कहां पे 920 है। आगे फिर बात आती है तो अपन बात करते हैं, कई सारी चोटियां हैं लेकिन इतनी याद नहीं होंगी, सीधा सीधा याद कर लेना, या नहीं भी हो तो चलेगा, इसको मिटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। आगे देखिएगा, अब बात आती है अपनी, तो याद रखिएगा प्रमुख पठारी और पर्वतीय क्षेत्र की सीधी सीधी बात आएगी कि उड़िया का पठार कहां पे आता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आता है भाई साहब? तो आप कहेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, जिसे आप कहते हैं उड़िया का पठार। कौन सा पठार? तो अपन कहेंगे राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है, इसे आप क्या कहते हैं? अपना सीधा सीधा उत्तर बनेगा, राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार को आप उड़िया का पठार कहते हैं। है कहां पे उड़िया का पठार? तो याद रखिएगा, उड़िया का जो पठार है ये आपका आ जाता है कहां पर? उदयपुर के अंदर आता है कि सिरोही के अंदर आता है? सर सिरोही के अंदर आता है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसके बाद में बात आती है अपने पास आबू का पठार। आप कहेंगे सर आबू का पठार कहां पे है जी? आबू का पठार याद रखिएगा, सीधी सीधी सी बात आती है, आबू ही नाम आ गया तो ये भी कहां पे होगा? सिरोही के अंदर। आबू का पठार कहां पे? याद रखिएगा सिरोही के अंदर है और ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार माना जाता है। हालांकि कई सी किताबों में आपको सीधा सीधा भोराट का पठार 1225 मीटर दिया हुआ मिलेगा, इसे भी दूसरा माना जाता है, लेकिन आप इसे ही मानिएगा, आबू का पठार है ये आपका 1200 मीटर है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, आबू का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भोराट का पठार किस किस के बीच में? ये प्रश्न बार बार आता है, ध्यान देना। भोराट के पठार की बात आ रही है तो यहां पे आपका कुंभलगढ़ आ जाता है। कुंभलगढ़ कहां पे? राजसमंद में। और गोगुंदा कहां पे आ जाता है? उदयपुर में। इन दोनों के बीच में जो पठारी भाग है इसे आप क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंदा उदयपुर के बीच में जो पठार आता है भोराट का पठार। भौमट का पठार ये सिरोही और उदयपुर के बीच का पठारी भाग है। भौमट का पठार किस किस के बीच में? इधर से आपका उदयपुर, इधर से सिरोही, ये भौमट का है। भाकर बोले तो सिरोही की जो कटी फटी पहाड़ी है इन्हें आप क्या कहते हैं? भाकर। भाकर कहां पे? सिरोही की कटी फटी पहाड़ी है। भौमट कहां है? सिरोही से लेकर उदयपुर के बीच में। और बात आ रही थी भोराट के पठार की, तो भोराट का उदयपुर के गोगुंदा से कुंभलगढ़ के राजसमंद तक, सो राजसमंद के कुंभलगढ़ तक। आगे बात आती है अपनी, आगे आएगा देशहरो कौन सा क्षेत्र है? याद रखिएगा, सीधा सीधा कई से प्रश्न बन रहे हैं। एक तो यहां बनेगा कि गिरवा। गिरवा बोले तो उदयपुर का जो तस्त्री नुमा क्षेत्र है इसे आप क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर का तस्त्री नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाएगा। देशहरो यहां वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र जो जरगा और रागा के बीच में। जैसे मैं बात करूं कि यहां पे आपका जरगा पर्वत आ जाए, यहाँ पे रागा पर्वत आ जाए और बीच के अंदर वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाएगा? अपना उत्तर आएगा, इसे जाना जाएगा देशहरो के नाम से। किस नाम से? देशहरो के नाम से। वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र किस किस के बीच में? जरगा और रागा के बीच में आएगा। आगे बात आती है भोराट का पठार, आपको बताया गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। ऊपर माल का पठार किस किस के बीच में? याद रखिएगा, बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच में। भाकर की बात आती है कहां पे? सिरोही में। भौमट का पठार है सिरोही और उदयपुर के बीच में। भोराट पक्का आएगा, भौमट पक्का आएगा, कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना। भोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, जबकि अपन बात कर रहे हैं भौमट के पठार की, सिरोही और उदयपुर के बीच में आता है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर का तस्त्रीनुमा क्षेत्र है। बात देशहरो की करते हैं तो वर्ष भर
हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है जरगा और रागा के मध्य में। आगे फिर बात आती है बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़ के मध्य में कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तो आप कहेंगे ऊपरमाल का पठार आता है। कौन सा पठार? ऊपरमाल का पठार। चलें आगे अपन चलते हैं। आगे बात आती है प्रमुख पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में। सीधा सीधा सा प्रश्न आ जाए, लसाड़िया का पठार, जरूरी नहीं लसाड़िया लिखा है, लासमिया भी लिखा हुआ सकता है, तो लसाड़िया का पठार या लासमिया का पठार याद रखिएगा। जेसमंद झील के पूर्व में जो कटा फटा पठारी भाग है इसे आप क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार या फिर लासमिया का पठार कहा जाता है। आप लसाड़िया का पठार कह दीजिएगा या लासमिया का पठार, बात एक ही है। कहां? जेसमंद झील के पूर्व में जो कटा फटा क्षेत्र है इसे आप लसाड़िया का पठार कहते हैं। आगे बात आती तो आप कहेंगे देशरो। देशरो आपको बताया कि जरगा और रागा के मध्य में जो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि जरगा और रागा के मध्य में जो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है इसे आप देशरो के नाम से जानते हैं। बात आती है मगरा। मगरा में याद रखिएगा उदयपुर की स्थानीय जो पहाड़ियां हैं इन्हें आप क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। बात आती है गिरवा की। उदयपुर का जो तस्त्रीनुमा बेसिन है इसे आप क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। ऊपरमाल के पठार से प्रश्न बने तो याद रखिएगा बिजोलिया से लेकर के और भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो भाग है इसे आप क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। सीधी सीधी बात बने लसाड़िया का पठार। जैसमंद झील के पूर्व में कटा फटा या विच्छेदित जो पठार है इसे आप लसाड़िया का पठार कहते हैं। बात आती है कहां पे सर? ये मेन उदयपुर में आ जाएगा। बाकी जैसमंद झील के पूर्व में कटा फटा पठारी क्षेत्र ये लसाड़िया का पठार कहलाएगा। यहां से एक पर्सन कंफर्म ही आना है, आरपीसी देगी क्योंकि देती हर बार ही देती, तो अब की बार भी देगी, क्यों नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा लसाड़िया का पठार किस किस के बीच में? जैसमंद जो झील आती है इसके पूर्व में जो कटा फटा है इसे आप लसाड़िया का पठार कहते हैं। बात है देशरो जरगा रागा के बीच में भी आपको बताया। मगरा उदयपुर की स्थानीय पहाड़ी है, गिरवा उदयपुर का तस्त्रीनुमा बेसिन है, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का भाग आ जाता है। आगे बात आती है मेसा का पठार। मेसा रे मेसा कैसा? चित्तौड़ जैसा। मेसा का पठार कहां पे? चित्तौड़ में है। मेसा का पठार कहां पे? तो याद रखिएगा चित्तौड़ में। बात आती कांकण का पठार। कांकण का पठार कहां पे? अलवर में। कांकण कहां पे? अलवर में। बात आती कंसुआ का पठार कोटा में। कंसुआ का पठार कोटा में। मानदेसरा का पठार कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। मानदेसरा का पठार कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। अगली बात याद रखिएगा मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में। त्रिकूट पहाड़ी कहां पे? बाड़मेर में। देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं त्रिकूट पर्वत आपसे पूछ लिया जाए ना, कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा, तो आप कहिएगा करौली के अंदर है। आपसे पूछ लिया जाए त्रिकूट पहाड़ी तो आप कहेंगे बाड़मेर में। मेवल ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र मेवल कहते हैं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। कांकण का पठार अलवर में। कंसुआ का पठार कोटा में। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में। त्रिकूट पहाड़ी बाड़मेर में। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। सुंधा पर्वत कहां पे? आप जानते हैं जालोर के अंदर है। नाकोड़ा पर्वत कहां पे? बाड़मेर में है। छप्पन की पहाड़ियां कहां पे? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर है। तो एक चीज और लिख लीजिएगा, छप्पन का मैदान ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। आती मालखेत की पहाड़ी सीकर के अंदर आती, सहारण की पहाड़ी पाली में आती, बरबड़ा की पहाड़ी कहां पे? तो आप कहेंगे सवाई माधोपुर में आती है। फिर आगे चलते हैं अपन, तो सारण की पहाड़ी आगे पाली के अंदर आती है। हर्ष की पहाड़ी कहां पे सर? सीकर में। चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। लोहारगल पहाड़ी कहां पे? झुंझुनू में है। तारागढ़ पहाड़ी कहां पे? अजमेर में है। देवगिरी की पहाड़ी कहां पे? बूंदी में। नानी शिरडी कहां पे? पाली में। याद रखिएगा टंगस्टन का क्षेत्र आता है नाना कराब। टंगस्टन का क्षेत्र आता है नाना कराब, ये भी कहां पे? ये भी पाली में। नाना कराब कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा पाली में। किसका क्षेत्र आता है? टंगस्टन का क्षेत्र आता है नाना कराब। नाना कराब कहां पे? पाली के अंदर। इसके बाद चलें आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है अपनी वो आती है कि त्रिकूट पर्वत कहां पे? आपको बताया भी करौली के अंदर है। भामती पहाड़ी कहां पे? बारां में। कनकाचल व सुवर्णगिरी पहाड़ी ये कहां पे? आपका जालोर में। कनकाचल और सुवर्णगिरी कहां पे? जालोर में। सीधी सीधी सी बातें, को लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। बात आती कथन कारण के अगर प्रश्न आ जाए, यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। कथन कारण के प्रश्न आए तो ध्यान से देखते हुए चलना। नंबर 1 पे बात आती है राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा से वर्षा कम होती है, इसका कारण क्या है? अब कथन कारण के प्रश्न है,
कथन कांड के प्रश्न आए तो उनको करें कैसे। ध्यान देना, प्रश्न क्या है, राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा से वर्षा कम होती है। अब जब भी कथन कांड का प्रश्न आए तो आप यहां क्या लगाकर देखेंगे, क्योंकि अरावली का विस्तार इन हवाओं के समानांतर। अब 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके सामने, यहां मिलेगा कथन सही, कारण सही, सही व्याख्या हो रही है, कथन सही कारण गलत, कथन सही कारण सही, सही व्याख्या नहीं हो रही, और एक मिलेगा कारण सही कथन गलत। तो पहली बात तो दोनों को वेरीफाई करना है कि दोनों सही या गलत, व्याख्या बाद में देखेंगे। अपन ने देखा राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी शाखा से वर्षा कम होती, सही बात है। अगला है क्योंकि अरावली का विस्तार इन हवाओं के समानांतर, ये भी सही है। अब आप यहाँ पे क्योंकि लगा के देखें, यहाँ पे जैसे मान लो प्रश्न आ जाता, प्रश्न क्या था, अरावली का विस्तार दक्षिण अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर, ऐसा कथन आ जाता। ये आ गया कथन, कारण आता अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर। अब भाई साहब इस चीज का कारण इसकी लंबाई थोड़ी है, बातें तो दोनों ही सही है, लेकिन वहां व्याख्या नहीं होगी। यहां पे जब व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए आप यहां क्योंकि लगा के देखेंगे, और क्योंकि लगा के देंगे कि तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब बात आई कि ये अरावली है, बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, अरावली का डायरेक्शन कैसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो अपना मानसून आता है उसका डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा। जब समानांतर दिशा तो वर्षा तो नहीं होगी, तो बिल्कुल सही बात है कि अरावली जो है इसका समानांतर विस्तार है, इसी कारण अरब सागरीय शाखाओं से वर्षा नहीं होती। कथन व कारण दोनों सही है, वह व्याख्या हो रही है, याद रखिएगा। चलें आगे, अपन चलते हैं। आगे क्या प्रश्न आता है सुनिएगा, फिर अच्छा प्रश्न है। अरावली का पूर्वी भाग अधिक वर्षा करता है, फिर कथन कारण आगे, अरावली का पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा कथन आ रहा है, अरावली बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक का काम करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या हो रही है। अब जरा गौर करना, ये अरावली आगे बंगाल की खाड़ी का मानसून है, अब पूर्वी भाग ही ज्यादा वर्षा प्राप्त करेगा, इसका मतलब राजस्थान में पूर्वी जो भाग है ये कैसा प्रदेश आ जाता है, तो याद रखिएगा ये वृष्टि प्रदेश आ जाता है। जबकि राजस्थान का पश्चिमी भाग कैसा है, तो आपका एक ही उत्तर बनेगा भाई, जहां पे वर्षा नहीं होना उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। मान लेते हैं तो हवा इधर से आ रही है, हवा अगर इधर से आती तो ये वाला ढाल वृष्टि प्रदेश हो जाता, ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता, लेकिन यहां तो हवा इधर से आ रही है तो ये वाला ढाल वृष्टि प्रदेश हो गया और ये वाला वृष्टि छाया हो गया। ये एक जैसे कोई पर्वत है मान लीजिएगा, और पर्वत के इधर से हवा है, जिधर हवा आएगी टकराएगी वो भाग क्या होगा, वो वृष्टि प्रदेश होगा, और जिधर से यूं उतर जाएगी वो क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश होगा। अगर अपन यहां बात करते हैं यहां क्यों होती है वर्षा, जैसे ही हवाएं उठेंगी ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने पर क्या होगा, फिर संघनन की क्रिया हो जाएगी, क्योंकि तापमान कम होता है भूगोल के अकॉर्डिंग, नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, तो यहां तो वर्षा होगी नहीं, तो ये वाला भाग क्या है, वृष्टि छाया, और वो वाला वृष्टि प्रदेश है। जिधर हवाएं टकरा रही है वृष्टि है, राजस्थान का पूर्वी भाग वृष्टि प्रदेश है, हवाएं आती है अरावली की इधर से टकरा जाती है और इधर नहीं टकराती, बस बात है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि भूमध्य सागरीय शीतकालीन वर्षा ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में ही होती है, क्योंकि अरावली ने पूर्वी भाग में नहीं आने देती, ये भी बात याद रखनी है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में महान या वृत्त सीमा भ्रंश है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रारंभ होकर के करौली धौलपुर तक फैला हुआ है। ये आप क्या जानते हैं, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली, तो इनके बीच में जो फॉल्ट है ना, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस फॉल्ट को क्या कहते हैं, GBF कहेंगे। GBF का मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। गौर करना, ये कई प्रकार के आते हैं, MCT, MCF, MBF, HFF, ये हिमालय क्षेत्र में पढ़ने को मिलता है, अपने यहाँ इनका कोई लेना देना नहीं है। और भी बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, मयूर फॉल्ट भी आता है, गोदावरी फॉल्ट भी आता है, लेकिन आपको ये मेन फॉल्ट याद रखना है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। किस किस के बीच में, अरावली विंध्याचल। सतपुड़ा मत कर देना, सतपुड़ा तो नीचे है, इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इसे हिंदी में महान सीमा भ्रंश कहा जाता है, जरूरी नहीं महान सीमा भ्रंश कहा जाए, इसे वृत्त सीमा भ्रंश भी कहा जाता है। महान सीमा भ्रंश कह दीजिएगा, या फिर आप इसे वृत्त सीमा भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये महान सीमा भ्रंश है, वृत्त सीमा भ्रंश है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जिसे आप GBF के नाम से जानते हैं। किस नाम से, GBF। याद कर लेना किस किस के बीच में, अरावली और विंध्याचल के बीच में आता है। आगे बात आती है अरावली की काल्पनिक स्थिति। मान लेते हैं कि अरावली की काल्पनिक स्थिति से अपन प्रश्न बनाना स्टार्ट करें। यदि अरावली का विस्तार, यदि दे दी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर, ऐसे नहीं होकर, या नहीं होकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता,
तो राजस्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अरे भैया सीधी सी बात है, ऐसे हो जाएगा, दोनों शाखाओं से वर्षा होती। अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती, बंगाल की खाड़ी से भी होती। क्यों? बंगाल की खाड़ी आती, वो भी टकराती, अरब सागर वाली भी टकराती। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब सीधा हुआ कि दोनों से वर्षा होती। आगे प्रश्न आ रहा है, यदि अरावली पश्चिम से पूर्व राजस्थान के बीच से गुजरती तो राजस्थान में कौन सी स्थिति होती? अरावली ऐसे ही गुजर जाती तो क्या होता? वर्षा कहां होनी थी? वर्षा नीचे वाले भाग में होनी थी, ऊपर तो होनी नहीं थी। इसका मतलब राजस्थान का दक्षिणी भाग तो वर्षा प्राप्त करता और उत्तरी भाग सूखा रह जाता। अब यदि की स्थिति आप कैसे भी बना सकते हैं और एग्जामिनर प्रश्न दे सकता है काल्पनिक स्थिति से भी। ये तक कब आएगा आपको? ये तब आएगा जब आपने अरावली के बारे में जान लिया कि अरावली है ये कैसे है, अरावली का विस्तार कैसे, अरब सागर का मानसून है ये तो वर्षा करवाएगा नहीं क्योंकि हवाएं समानांतर निकल जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी का मानसून वर्षा करवा देगा। आगे फिर बात आती है, अरावली का पूर्वी भाग पवन मुखी ढाल होने के कारण क्या करता है? अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि अरावली का पश्चिमी भाग पवन मुखी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में शुष्क रह जाता है। याद रखिएगा, अरावली के पश्चिम में कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क, और पूर्व में कैसी है? आप कहेंगे आर्द्र जलवायु है। अरावली प्रदेश की जलवायु खुद की पूछी जाए तो कैसी है? उपाद्र टाइप की जलवायु है। आगे फिर बात आती है तो याद रखिएगा, नाल या दर्रा या घाट, यानी दो पर्वतों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो संकीर्ण पथ या दर्रा होता है, इसे आप नाल या घाट कहते हैं। पीपली दर्रा कहां पे? अजमेर के अंदर है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाल है। याद रखिएगा, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाट, पाखेरिया दर्रा, ये कहां पे है? ये सिसुरा, शिवपुरा घाट है, सूरा घाट है। ये सारे की सारी कहां पे? अजमेर में है। सीधा सीधा नाम याद कर लो, पीपली घाट कहां पे? अजमेर में। उदाबारी, स्वरूप घाट, पखेरिया, शिवपुरा, सूरा घाट, शिवपुरा, सूरा घाट, शिवपुरा, सूरा, पखेरिया, स्वरूप घाट, उदाबारी, पीपली कहां के दर्रे? तो आप सीधा सीधा कहना ये आपके अजमेर के दर्रे। बात आती है बर दर्रा कहां पे? ये पाली के अंदर है। बर दर्रा कहां पे? पाली के अंदर, जो ब्यावर को बर से जोड़ता है। ब्यावर को किससे जोड़ता है? बर से जोड़ता है। बर नाम का स्थान कहां पे आता है? पाली में आता है। इस दर्रे से जोधपुर जयपुर मार्ग गुजरता है, और इस दर्रे से जोधपुर जयपुर मार्ग है ये आपका गुजरता है, ध्यान रखना है। जोधपुर जयपुर मार्ग में नहीं, ये भी गुजरता है, और जयपुर पाली मार्ग भी गुजरता है, इधर से ही आते हैं ना, याद रखिएगा। देसूरी की नाल कहां पे? पाली में। याद रखिएगा, ये आपका राजसमंद से संपर्क करवाती है। दिवेर की नाल की बात आती है तो याद रखना राजसमंद में, यहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। सीधा सा गोरम घाट, कामली घाट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। गोरम घाट, कामली घाट दोनों ही कहां पे? ये आपका पाली के अंदर। गोरम घाट भी कहां पे? सॉरी, दोनों ही राजसमंद में। पाली में मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे पड़ोस में ही 10 किलोमीटर दूरी है, तो वो पाली याद रह गया, ठीक है। गोरम घाट है ये कहां से? आपका राजसमंद में आता है, पाली का कनेक्शन करवाता है राजसमंद से, ये बात याद रखिए। हाँ जी, तो ये आ गया कौन सा? गोरम घाट, राजसमंद के अंदर। मारवाड़ जंक्शन जो पाली का है, इसको देवगढ़ आमेर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। कामली घाट की बात आती है तो राजसमंद जो है, राजसमंद में है। जोजावर जो आपका पाली का है, इससे देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। गोरम घाट रेलवे स्टेशन, ये अजमेर नहीं, राजसमंद है भाई। ये राजसमंद, अजमेर नहीं है। ये राजस्थान में सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला रेलवे स्टेशन है। फुलवारी की नाल कहां पे आ जाएगी? उदयपुर में। ये कोटड़ा से उदयपुर मार्ग पर, सीधा सा याद रखना। फुलवारी की नाल कहां पे? उदयपुर में। ये कोटड़ा से लेके उदयपुर मार्ग पर आ जाती है। बाकी दर्रों से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे नहीं, ये मैं पहले बता देता हूं। ये डिटेल के अंदर क्लास पढ़ी हुई पहले की, रिवीजन के अंदर कोई जरूरी नहीं है। केवड़ा की नाल कहां पे? उदयपुर में। उदयपुर राजसमंद झील की ओर जाने वाले मार्ग पर। देवारी दर्रा उदयपुर में है। हाथी दर्रा उदयपुर में है। ढेबर दर्रा उदयपुर में है। झीलवाड़ा किनाल या पगलिया किनाल, ये कहां पे? याद रखिएगा राजसमंद में। झीलवाड़ा किनाल या पगलिया किनाल कहां पे? तो अपना उत्तर आ जाएगा राजसमंद में है। इसके बाद में बात आती है हाथी गुड़ा किनाल, ये राजसमंद में कुंभलगढ़ के किले के पास है। बोरांग दर्रा सिरोही के दक्षिणी भाग में। बोरांग दर्रा सिरोही के दक्षिणी भाग। आगे बात आती है पूर्वी मैदानी प्रदेश की।
पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपको लंबी चौड़ी कोई कहानियां नहीं याद रखनी। पहली बात तो याद रखना कि मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक दोनों ही काम होते हैं। क्या? मेन काम तो निक्षेपण होता है। कहने का मतलब नदियां जो है ये लगातार आती जाती हैं और अपने द्वारा नवीन मृदा का जमाव होता चला जाता है, तो मैदानी निर्माण हो जाता है। बात आएगी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित कौन सा है? अपने राजस्थान वाला मैदान है। और ये अगर पूछ लिया जाए किस मैदान का हिस्सा है, तो याद रखिएगा गंगा के मैदान का हिस्सा है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी कौन सी? यमुना है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल है। चंबल की सहायक नदी कौन सी? बनास है। तो हुआ ना गंगा के मैदान का हिस्सा। केवल माही बेसिन गंगा के मैदान में नहीं आता, ये आपको याद कर लेना है। केवल माही बेसिन ये गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है, ये गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है। ये बात याद कर लीजिएगा। कौन सा बेसिन? माही बेसिन गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है। चलें आगे चलते हैं। बात आती है अपने मैदानी प्रदेश में सीधा सा कितने जिले हैं, तो देखिएगा अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग 23% भाग पर फैला है। एवरेज हाइट की बात करते हैं तो 50 से 80 सेंटीमीटर आती है। बात करते हैं एवरेज वर्षा हाइट की बात आई, वर्षा। जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान की 39% है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, ये इसी में याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा ये कौन से भौतिक प्रदेश में? आपका उत्तर आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में। सामान्य ढाल इसका पूर्व की ओर आता है। प्रमुख नहरें भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर है। सिंचाई यहाँ पर कुओं और नलकूपों से होती है। मिट्टी यहाँ की जलोढ़ है। जलवायु यहाँ की आर्द्र है। मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों यहाँ की मुख्य फसलें आ जाती हैं। याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला के पूर्व में क्या है? अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग मैदानी भाग है। यहाँ सर्वाधिक कृषि का विकास है, सर्वाधिक औद्योगिक विकास है। जन घनत्व हुआ ही क्यों यहाँ ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास है, कृषि का विकास है। इस मैदानी भाग में स्थित माही नदी के अतिरिक्त सभी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। इसके अतिरिक्त सभी नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। आगे बात आती है मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश के कितने पार्ट किए अपन ने? 4 पार्ट किए। एक तो आ गया कौन सा? आपका बनास बेसिन। एक आ गया आपका कौन सा? मध्य माही बेसिन। एक आ गया चंबल बेसिन और एक आ गया बाणगंगा बेसिन। प्रश्न आ जाए निम्न में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, जैसे आ जाए लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन भी ऑप्शन में आएगा। जैसे आ जाए चंबल बेसिन, ये भी आपके ऑप्शन रहेगा। जैसे आ जाए बनास बेसिन, ये भी आपके ऑप्शन रहेगा। और जैसे आ जाए माही बेसिन, ये भी आपका ऑप्शन रहेगा। तो सीधा सीधा आप क्या कहेंगे? निम्न में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? एक तो कहेंगे लूनी बेसिन नहीं है, एक कहेंगे चंबल बेसिन नहीं है, एक कहेंगे बनास बेसिन नहीं है और एक कहेंगे माही बेसिन नहीं है। तो ध्यान दे लेना, लूनी बेसिन नहीं आएगा, चंबल बेसिन नहीं आएगा, बनास बेसिन नहीं आएगा और माही बेसिन नहीं आएगा। ऐसे ही सारे ही नहीं आएंगे, पागल हो रहे हैं अपन। याद रखना केवल लूनी बेसिन नहीं आएगा, तीनों आ जाएंगे। चंबल बेसिन भी इसमें आएगा, बनास बेसिन भी मैदान का हिस्सा है, माही बेसिन भी आपका मैदान का हिस्सा है और एक और बच गया बाणगंगा बेसिन, वो भी मैदान का हिस्सा है। लूनी बेसिन मैदान का हिस्सा नहीं है। आपसे आ जाए बाणगंगा बेसिन, क्या ये मैदान का हिस्सा है? आप कहेंगे बिल्कुल है बाणगंगा बेसिन भी। कौन से का? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। लेकिन इनमें से पूछे कि गंगा का हिस्सा कौन सा नहीं है इन 4 में से, तो आप कहेंगे माही बेसिन गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है। चलें आगे चलते हैं। अब बात आती है अपना पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश आ गया, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के पूर्वी मैदानी प्रदेश में यहाँ पे आप माही बेसिन देख पा रहे हैं, ये बनास बेसिन आ गया, ये चंबल आ गया और ये पूरा का पूरा बाणगंगा, और ये कौन सा आप देख पा रहे हैं? अर्ध शुष्क वाला हिस्सा है ये। आगे देखिएगा, आगे बात आती है अपनी चंबल बेसिन से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। चंबल बेसिन का कुछ भाग मैदान में आता है और कुछ भाग इसका कहां पे? हड़ौती के पठार में आता है। चंबल बेसिन का कुछ भाग कहां पे आता है? मैदान में, और कुछ भाग इसका कहां पे आता है? हड़ौती के पठार में आता है। चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग, ये चंबल नदी करती क्या है? बेसिकली चंबल नदी कुछ नहीं करती। चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध है पूरे विश्व में? इसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं। यहां पाई जाने वाली जो ज्योग्राफिकल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का चट्टानी संरचना है, उसका योगदान है। क्योंकि यहाँ चट्टानें ऐसी हैं कि ये थोड़ा सा घुल जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ चूना चट्टानों के अंदर मिक्सर, चूना जल के अंदर घुल जाता है। पीछे क्या बचता है? फिर बलुआ पत्थर बचता है, और फिर बलुआ पत्थर बचता है, सलेटी पत्थर यहाँ पे बचता है। तो याद रखिएगा, उससे फिर क्या हो जाता है? चूना पत्थर घुल के निकल गया। कहने का मतलब यहाँ छोटी छोटी नालियां बनेंगी, फिर वही नालियां लगातार कटाव करते करते बड़ी बन जाएंगी। नालियां बनती हैं छोटी छोटी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवनलिका अपर्दन कहते हैं। और अवनलिका अपर्दन से
अवनलिका अपर्दन से जो भूमि बनती है इसे आप उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, इसे आप बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, इसे आप बीहड़ भूमि कहते हैं। याद रखिएगा करौली के अंदर बीहड़ भूमि को क्या कहते हैं, तो सीधा सीधा अपना उत्तर बनेगा करौली के अंदर बीहड़ भूमि को क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। डांग, लठ और डांग में फर्क है। डांग किसे कहते हैं, करौली के अंदर बीहड़ भूमि को डांग कहते हैं। याद रखिएगा डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को। सर्वाधिक डांग भूमि कहां पे, करौली में। जिले के कुल क्षेत्र में अगर प्रतिशत पूछा जाए बीहड़ का, तो याद रखना धौलपुर में प्रतिशत ज्यादा है। एरिया सीधा सीधा पूछा जाए तो कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा सवाई माधोपुर के अंदर बीहड़ भूमि का क्षेत्र ज्यादा है। प्रभावित जिले आप जानते हैं कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर है। खादर क्या है, ये नवीन जलोढ़ मृदा है। याद रखिएगा सीधा सीधा खादर यानी नदियों द्वारा जमा की गई नवीन मृदा, यानी प्रत्येक वर्ष जमा। चलें आगे चलते हैं। अब आती 56 बेसिन की बात आती है। याद रखिएगा 56 बेसिन में क्या प्रश्न बन रहा अपना, माही बेसिन में जिले कौन कौन से आते हैं, एक तो बांसवाड़ा आता है, एक प्रतापगढ़ आता है, एक डूंगरपुर आता है, एक दक्षिण पूर्वी उदयपुर। इसमें लाल मिट्टी का प्रसार ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र का ढाल किधर है, पश्चिम की ओर है। कांठल की बात करते हैं तभी तो माही नदी आती है। कांठल प्रतापगढ़ का जो भाग है इसे आप क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। बात आती 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, अभी पड़ गए हैं पीछे। वागड़ या वागवार प्रदेश दक्षिण राजस्थान, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला भाग आता है। आगे फिर बात आती है अपनी, तो अपने पास आता है बनास बेसिन। याद रखिएगा बनास बेसिन में सीधा सा बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है, ये मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। यहां पे ध्यान देना टोंक है, सवाई माधोपुर है, करौली ये आएंगे। खस घास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खस घास कहां पैदा की जाएगी, याद रखना खस घास इत्र बनाने के काम में आएगी। खस घास सुगंधित घास होती है, साथ साथ ही इत्र बनाने के काम में आएगी। मीठी घास होती है तो साथ साथ शरबत बनाने के काम में आएगी। लेकिन अब प्रश्न क्या बना सॉरी खस घास से प्रश्न बनेगा ये होगी कहां पे, तो याद रखिएगा खस घास का उत्पादन टोंक है, टोंक के साथ सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के साथ साथ अब भरतपुर। टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर इन तीनों के अंदर है। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग तो याद रखिएगा मेवाड़ का मैदान है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। खस घास कहां पे, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बनास बेसिन में देखने को मिलती है। आगे आते हैं बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा नदी के प्रवाह का मैदान, याद रखिएगा। और मैदान में सबसे ज्यादा जनघनत्व, ठीक बात है, लेकिन मैदान में अगर सबसे ज्यादा पूछे तो आप किसे बताएंगे, मैदान के अंदर भी सबसे ज्यादा पूछे तो बाणगंगा बेसिन के अंदर आपको बताना। आगे आता आपका कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। सीधा सीधा याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में इसका उपनाम क्या आता है, लावा पठार कहते हैं, इसको हाड़ूती का पठार कहते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया से क्या निकलता है, लावा, तो इसे लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। क्षेत्रफल कितना है, 6.89%। बात करते हैं जनसंख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11%। औसत ऊंचाई की बात करते हैं 500 मीटर आती है। मिट्टी की बात करते हैं काली मिट्टी का, इसमें मुख्य रूप से काली मिट्टी है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, सवतर जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यहां पे आपको मेन बात जो याद रखनी है अब ये वाली, यहां फसल कौन सी है, कपास, सोयाबीन, अफीम है। ढाल की बात करते हैं तो इसका ढाल किधर है, अपन कहेंगे सर पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है। प्रमुख नदी यहाँ की कौन सी, चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं। जलवायु अति आर्द्र है, औसत वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। बात आती है इस प्रदेश में विंध्यन और मालवा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कौन से क्रम की, विंध्यन और मालवा क्रम की चट्टानें यहां मिलती हैं। यह अरावली और विंध्यन के बीच का संक्रांति प्रदेश आ जाता है, आपको ध्यान देना। अरावली विंध्याचल इसके बीच का संक्रांति प्रदेश है, और यही तो अपन पढ़ के आए थे कौन सा, GBF बोले तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आ जाएगा। आगे फिर पूरा हुई है वैसे तो। लास्ट में दो चार बातें इसकी याद रखनी है आपको कि इसी मैदानी प्रदेश के, सॉरी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, हाँ भाई राम राम, भाई राम राम सभी को।
हाँ, तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश याद रखिएगा, जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक विंध्य कगार भूमि, एक दक्कन का लावा पठार। दो चीजें यहाँ पे आ रही, इसे कहेंगे दक्कन का लावा पठार, ये वाला जो रेड में ये विंध्य कगार भूमि। अब दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनेगा। दक्कन कगार भूमि का निर्माण किससे हुआ? सलेटी पत्थर से। और विंध्य कगार भूमि का निर्माण किससे हुआ? बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर कौन से में है? विंध्य कगार भूमि में बलुआ पत्थर है और दक्कन कगार भूमि में सलेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दक्कन कगार भूमि में सलेटी है और बात यहां पे आ रही है बलुआ पत्थर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दे लेना। आगे फिर बात आती है नेक्स्ट, तो अपना उत्तर आ जाएगा मालवा और हड़ौती का संगम कहलाता है चित्तौड़, और विंध्यन और अरावली का संगम कहलाता है रणथंभौर। विंध्यन अरावली का संगम रणथंभौर, मालवा और हड़ौती का संगम कौन है? चित्तौड़। नेक्स्ट और लास्ट बात इसकी याद रखिएगा, इसके उप विभाग किए जाते हैं। उप विभागों में कौन कौन से? एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आ जाती हैं, नेक्स्ट आ जाता है नदी निर्मित मैदान है, एक शाहबाद का उच्च क्षेत्र, एक झालावाड़ का पठार, एक डंग गंगाधार का क्षेत्र। ये सारे के सारे किसके? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के उप विभाग हैं। और यहाँ पे सतूर चोटी है, चांदखेड़ी चोटी है, ये यहाँ की मुख्य मुख्य चोटियां आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।